दोस्तों नमस्ते। आज बुक रिव्यू की श्रृंखला में आज ये पहला वीडियो है और मैं जिस बुक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप इतिहास के विद्यार्थी हो तो आपको इस बुक की लोकप्रियता और इस बुक का सबसे प्रमाणित होने का कारण आपको जानना चाहिए। सबसे प्रमाणित होने का कारण आपको जानना चाहिए कि ये बुक क्यों उपयोगी है। स्पेशल ही मैं आपकी यहाँ चर्चा करूं। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर, ठीक है। मैं इसकी कुछ कमियां भी बताऊंगा, किस कारण से एक बुक विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, क्या खूबी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे राजस्थान के दृष्टिकोण से मैं मानूं तो आरपीसी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, जो स्कूल लेक्चरर की परीक्षा होती है, मुझे लगता है कि ये किताब पर्याप्त है। पर्याप्त है, ठीक है। पर्याप्त है, ठीक है। अब आप चीज समझना कि इस किताब को हम किस काल में पढ़ सकते हैं, किस समय हम इस किताब को पढ़े तो सबसे अधिक उपयोगी ये किताब हो सकती है। तो मैं प्रयास करूंगा यह समझाने का। पहले इसकी अनुक्रमणिका बताऊंगा मैं आपको। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज थे कि सर इस किताब की लगभग 1000 पेज है, ठीक है। अब सर 1000 पेज हम नहीं पढ़ सकते स्कूल लेक्चरर के लिए, तो आपको पढ़ना भी नहीं है। सिलेबस टू द सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना तो बड़ी मुश्किल से 400 पेज होते हैं स्कूल लेक्चरर के सिलेबस के अनुसार। तो आपको ये चीज़ें भी समझनी है और साथ में समझना है कि इस बुक को आप कैसे पढ़ सकते हो। मैं कुछ पेज भी शेयर करूंगा इस किताब के और बताऊंगा कि आरपीसी की जो प्रश्न शैली है इस किताब में से लाइन टू लाइन प्रश्न बनते हैं। लाइन टू लाइन प्रश्न बनते हैं, ये भी मैं आपको इस किताब से बताऊंगा। तो मेरी किताब, ये मेरे पास किताब है, ये इस किताब का संस्करण है और मैं इसको लगभग 2015 से लगभग मैं इसको 6 से 7 बार पढ़ चुका हूँ। 6 7 बार। और मुझे प्राचीन भारत में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। इतना शानदार कंसेप्ट हो गया और पढ़ने का मजा अलग है। आप कहते हो ना, मैं तो आगे इस चीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। पहले इसका इंडेक्स देख लो आप। इंडेक्स में क्या क्या है देखो। हमारे स्कूल लेक्चरर की बात करूं तो दूसरे टॉपिक में है पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल हमारे स्कूल लेक्चरर में लगता है, तो ये टॉपिक आपको यहाँ कंप्लीट पढ़ना है। चाहे पाषाण काल हो, पाषाण काल के चाहे 3 भाग हो, कंप्लीट आपको यहाँ समझाया हुआ है और बेहद शानदार तरीके से समझाया हुआ है। तो ये चीज बेहद शानदार है, ठीक है। फिर हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक है। इस टॉपिक में एक वीक पॉइंट है, इसका मैं माइनस लगूंगा। हड़प्पा सभ्यता वाला टॉपिक इस किताब का वीक पॉइंट है, जहां तक मुझे लगा है। वर्तमान में जो प्रश्न शैली है वो कवर नहीं कर सकती, ठीक है ना। आपको समझना है कि भाई हड़प्पा की स्नानघर के बारे में, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के बारे में आपको जानना है। किताबों में आपको 2 या 3 लाइन मिलती है। इस स्नानघर के बारे में जानना है, इसकी सीढ़ियाँ कितनी थी, इसके कमरों का क्या आकार था, किस दिशा में क्या सीढ़ियाँ लगाई हुई थी। तो विस्तार से ये जानकारी देती है, परंतु फैक्ट रूप में ये टॉपिक बहुत कमजोर है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो। फिर इसको लेक्चर में आता है वैदिक कालीन। ये दोनों ही डिवाइडेशन रूप में बताया गया है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल दोनों में तुलनात्मक रूप से अध्ययन बेहद शानदार तरीके से इसको समझाया गया है और ये कंप्लीट टॉपिक स्कूल विज्ञता में लगता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। हर टॉपिक की कुछ ना कुछ खूबी होती है ना। उत्तर वैदिक काल आपको नहीं पढ़ना है, उत्तर वैदिक काल हाँ पढ़ना है, तो 2 भागों में आ गया ना। फिर षोडश महाजनपद, ये आ गया, ये भी टॉपिक हमारे लगता है। 16 महाजनपद, 4 महासगर जनपद, गढ़ के बारे में, मगध के बारे में कंप्लीट दे रखा है भाई। आरपीसी का जितना भी पैटर्न है ना परीक्षा के जो मगध साम्राज्य वाला टॉपिक है, बेहद शानदार तरीके से समझाया गया है। चाहे वो बिंदुसार के बारे में, सॉरी, चाहे वो अजात शत्रु के बारे में हो, चाहे शिशुनाग के बारे में हो, चाहे महापद्मनाभ के बारे में हो, कंप्लीट जानकारी ये देता है, ठीक है। ये भी बेहद शानदार समझाया गया है ना।
फिर आपको इसको लेक्चरर के लिए सीधा आपको आ जाना है मौर्य काल, ठीक है। मौर्य काल आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। मौर्यकालीन संस्कृति। अब इस किताब की एक विशेषता मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, कि बहुत सारी किताबों में क्या दे रखा है, वंशों की जानकारी दे रखी है और सबसे अंत में उसकी सांस्कृतिक विशेषता दे रखी है किताब के अंत में, नहीं कि टॉपिक के अंत में। इस किताब की सबसे अच्छी खासियत ये है कि पहले तो दे दिया टॉपिक के बारे में, जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, जितना भी शासकों के बारे में जानकारी दे दी थी, कंप्लीट जानकारी दे दी है। और उसके बाद में उस टॉपिक की जो सांस्कृतिक विशेषता है, सांस्कृतिक विशेषता मतलब स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, जितनी भी जानकारी होती है वो सारी ही इसमें टॉपिक में वो चीजें दे रखी है। दरबारी अथवा राजकीय कला, लोक कला तो याद रखना मौर्य काल की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। मैं टॉपिक डिस्कशन करूंगा तो वहां चीजें बताऊंगा आपको। फिर है सुंग वंश है, सुंग कालीन संस्कृति, देखो कंप्लीट चीजें दे रखी है। सातवां है, 6 दिवस आपका नहीं पढ़ना, ठीक है ना। स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो तो टू द पॉइंट अगर आप तैयारी करते हो तो चैदी राजवंश आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर शक पल्लव पढ़ना है, कुषाण पढ़ना है, कुषाण कालीन संस्कृति कंप्लीट पढ़नी है आपको। कुषाण कालीन संस्कृति कंप्लीट आपको पढ़नी है। कुषाण कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म का विकास, कनिष्क के जो रबा तक का जो अभिलेख है वो कंप्लीट चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। स्पेशल ही ये कुषाण कालीन मुद्राएं बहुत शानदार प्रश्न बनता है और कुषाण कालीन कला व साहित्य ये प्रश्न तो बनता ही बनता है, डेफिनेटली बनता है। चाहे वो मथुरा के ले लो, चाहे वो और कोई चीज ले लो, ठीक है। गांधार, मथुरा, सारनाथ, कौशाम्बी कला शैली के मुख्य केंद्र थे, ठीक है। उत्तर गुप्तों का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। फिर गुप्तों का कंप्लीट दे रखा है, गुप्त कालीन संस्कृति आपको पढ़नी है, ठीक है। एक ये टॉपिक दे रखा है थानेश्वर का वर्धन वंश, ठीक है ना। और हमारे टॉपिक भी लगता है हर्षकालीन भारत लगता है, तो कंप्लीट ये टॉपिक आपको यहाँ से तैयार करना है। और हर्ष की विजयों के बारे में आपको पढ़ना है, साथ में हर्ष की शासन प्रबंध व्यवस्था प्रश्न बनता ही बनता है उसके। चाहे अधिकारियों का पूछ लो, चाहे सेनापति पूछ लो, चाहे अश्वपति पूछ लो, चाहे पैदल सेना का सेनापति पूछ लो, बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। हर चीज कंप्लीट दे रखी, कंप्लीट, ठीक है। तो ये इंडेक्स है, आप देख लेना, आपके टॉपिक के अनुसार लगा के आप पढ़ लेना, ठीक है। दक्षिण भारत के चालुक्य बिल्कुल कंप्लीट दे रखा है ना। ये देखो संगम युग की कंप्लीट इसमें शब्दावली दे रखी है, तो ये भी चीज मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी है और स्पष्ट दे रखा है। चौल काल जब भी पढ़ो तो चौल काल की शासन प्रबंध व्यवस्था, चौल काल की जो थी चौल कालीन ग्रामीण प्रशासन, जब भी आप याद करो ना चौल कालीन ग्रामीण प्रशासन आप जरूर याद करना। और ग्रामीण प्रशासन में हम याद करना वारी मतलब जो ग्रामीण प्रशासन के लिए जो समितियां बनाई गई थी वो उसका प्रश्न डेफिनेटली बनता है। चौल शासक है उत्तमेरु का अभिलेख वो भी आप याद करना है ना। तो भक्ति व सूफी वाला इतना टॉपिक कमजोर है, आप यहाँ इस भक्ति सूफी में आप अपना टाइम खराब मत करना, ठीक है। स्कूल लेक्चर वाले इस किताब में से भक्ति और सूफी वाला टॉपिक में से आप अपना समय खराब मत करना। ये जब मध्यकाल में पढ़ोगे ना वहाँ आपके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है किताब, मैंने आपको इंडेक्स सारी बता दी है। अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। इस किताब की सबसे विशेष बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह किताब है ना आरपीसी की जो परीक्षा का पैटर्न है, आरपीसी की असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल लेक्चरर की जो परीक्षा का पैटर्न है, पूरा पेपर लाइन टू लाइन प्रश्न इस किताब से बनता है। जहां तक जितने भी प्रश्न मैंने देखे हैं प्राचीन काल में, मैंने 2 किताबें स्पेशल ही देखी है। एक तो केसी श्रीवास्तव की, एक है उपिंदर सिंह की। उपेंद्र सिंह की मैं विशेषता बताऊंगा, कभी टाइम मिला तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। उपेंद्र सिंह के बारे की विशेषता बताऊंगा, बेहद शानदार, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर के लिए ये किताब बेहद उपयोगी है, इसका एक कारण है, ठीक है ना। जब भी आरपीसी पेपर बनाती है, जहां तक मुझे लगता है
उपिंदर सिंह से और केसी श्रीवास्तव से, दो ही किताबों से पेपर शॉर्ट होता है और जहां तक संभावना है केसी श्रीवास्तव से प्रश्न सेट होता है। देखो बाद की किताबों में लोग जब प्रश्न बनता है तो बाद की किताबों में लोग में ट्रेड करते हैं, पर तो ये कंप्लीट चीजें हैं, जितने भी किताब गाइड बनाते हैं कंप्लीट यहाँ से मैटर लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो इतना शानदार मैटर है इसके अंदर। डिट्टो प्रश्न पूछे गए थे कि सोन नदी घाटी में कितनी वेदिकाएं मिली हैं, 5 वेदिकाएं मिली हैं। इस पर हर चीज स्पष्ट रूप से समझाई हुई है और ये आपको पढ़नी चाहिए। पढ़नी कब चाहिए मैं आपको इस पर डिस्कशन करूंगा अभी। जैसे मैं आपको एक चीज समझूं, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में, एमए फर्स्ट ईयर या आप सेकेंड ईयर में हैं, या फिर आपका टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, और आपके पास 1 साल का समय, 1 साल का समय, ठीक है, 1 साल का आपके पास समय है, या फिर आप एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, मुझे लगता है कि आपको प्राचीन भारत में ये किताब पढ़ लेनी चाहिए। आप जब इतने इस समय में आप ये किताब पढ़ के जाओ ना, फिर आपको स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सिंगल पर्सन भी मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। ठीक है, तो इस श्रेणी में आप विद्यार्थी हो तो आप पढ़ सकते हो। और अगर आप 3 महीने में, 3 महीने वाले विद्यार्थी हो ना, 3 महीने वाले कि 3 महीने में ये किताब लेके मुझे काम चल जाएगा, तो उनके लिए किताब काम की नहीं है, क्योंकि 2 या 3 महीने तो इस किताब को पढ़ने में लगते हैं। फिर इस किताब में से आप अच्छे से बेस्ट नोट्स बना लो, अच्छे से आप इसके नोट्स बना लो, या फिर आप कुछ लाइन अंडरलाइन करके आप पढ़ लो, ताकि आपको परीक्षा के समय वापस रिवीजन करना। ठीक है, जैसे मैंने ये चीज़ें की है, जब भी मैं पढ़ता हूँ तो ये कुछ चीज़ें मुझे लगती है उपयोगी लगती है, तो अंडरलाइन करके मैं अलग से कॉपी में लिख लेता हूँ। ठीक है, जितनी भी मैंने आज तक किताब पढ़ी है उसको एक कारण है पढ़ने का, क्योंकि देखो किताब पढ़ी, किताब में से एक किताब में से बड़ी मुश्किल से आपको 40 या 50 पेज मिलते हैं। ठीक है, जितनी भी ऑथेंटिक किताबें मैंने पढ़ी है, हर किताब में से मैंने मुख्य मुख्य बिंदु निकाल कर अलग से कॉपी में नोट कर लेता और उनको ही रिवीजन करता बार बार। तो ये सबसे बेस्ट है प्राचीन भारत के लिए। और देखो इसकी मैं आपको उपयोगिता बता देता हूँ कि लाइन टू लाइन प्रश्न कैसे बनता है। ठीक है, अब ये प्रश्न देखना। ठीक है, बहुत कम किताबों में ये चीज डाल रखी थी। अभी स्कूल लेक्चरर में प्रश्न बना था कि पंचजन्य में शामिल नहीं। ठीक है ना, तो पंचजनों के नाम से अक्सर मिलते हैं, अनु, ध्रुव, यदु, पुरु और तुर्वस, इन्हें पंचजन्य कहा गया है। डिट्टो लाइन परीक्षा में पूछी गई थी। डिट्टो लाइन पूछने का मतलब यह है कि इस किताब से पेपर सेट होता है, आप चाहे मानो या नहीं मानो। और मैं आपको इस किताब के उदाहरण बता दूंगा। ठीक है, इसमें मानचित्र भी है। देखो जैसे ये मत्स्य जन का है, तो मत्स्य जन का महाजनपद के काल का मानचित्र है, तो कंप्लीट मानचित्र के द्वारा भी ये चीजें समझाई गई। ठीक है, और देखो और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। एक प्रश्न बना था, मैं आगे आपके आगे आपको बताऊंगा वो प्रश्न, कि ऐसे प्रश्न बनते हैं ना, फिर पता चलता है कि हाँ वास्तव में ही इस किताब में से पूरा पेपर सेट होता है। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न बना था। अब उस ऑप्शन में था तो, परंतु वो चीजें मानी नहीं गई थी कि दिव्य वरदान के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म दीक्षित करने वाला उपगुप्त था। ठीक है, अब यही लाइन दूसरी किताब में लिखी गई है कि अलग तरीके से वो लिखी गई है, उपगुप्त का उसका नाम, दूसरा नाम दिया गया है। तो लाइन तो सेम ही है, तो प्रश्न तो यहाँ से सेम ही डिट्टो ही बनता है ना। और देखो इसकी कोई विशेषता देखो। ठीक है, ये देखो, अब ये आप जब भी पढ़ो ना, जब भी आप मौर्य काल पढ़ते हो ना, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है। मौर्यकालीन लोक कला तो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। हर बार परीक्षा में बनता है कि परखम की मणिभद्र की मूर्ति, ठीक है, पटना दीदारगंज से चामर ग्रहाणी यक्ष की प्रतिमा, त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा आपको मिलती है राजघाट वाराणसी से।
ठीक है, प्राप्ति x होती है। तो ये चीज़ें भी आपको कंप्लीट इस बुक में मिलने वाली है। मेरा इस बुक का बताने का उद्देश्य बस इतना ही है कि आप अच्छी किताबें पढ़ो, और अच्छी किताबें पढ़ने से होगा क्या, आपको लगता है कि इतिहास पूरा ही फैक्ट के आधार पर है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि इतिहास पूरा ही फैक्ट के आधार पर है, और आपको ऐसा लगने का कारण भी एक है, क्योंकि आप क्या करते हो, एक गाइड लाते हो, ठीक है, एक गाइड लेके आए और आप पहले से पेज से लेके अंतिम पेज तक आपको सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट मिलेंगे गाइड में, इसलिए आपको बोरियत महसूस होती है पढ़ने में, और पढ़ने में दिक्कत और रुचि कम होती है। और रुचि कम होने का कारण यही है क्योंकि हम ऑथेंटिक किताबें नहीं पढ़ते हैं। ऑथेंटिक किताब पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और साथ ही अपनी विषय के अंदर रुचि भी आएगी, ठीक है। तो इस किताब के बारे में ज़्यादा कुछ बताने वाली बात है नहीं, बात जैसे ये पसंद बना था, ठीक है ना। मैं अभी आपको एक चीज़ बताता था। हाँ, अब देखो, आरपीसी ने एक पेपर बनाया, स्कूल लेक्चरर 2022 में पेपर बनाया, अरुण यवन साकेतम अरुणम यवन मध्यमिका, ठीक है ना। अब ये डिट्टो लाइन डाली, डिट्टो लाइन डाल के कहा गया कि ये किस में मिलता है, तो ये पतंजलि के महाभाष्य में उल्लेख मिलता है कि ये उन्होंने सांकेत माध्यमिका और माध्यमिका के ऊपर अधिकार कर लिया था। ये लाइन कहाँ मिलती है, महाभाष्य में मिलती है। तो ये लाइन यहाँ से डिट्टो उठाई गई है, ठीक है ना। किसी भी किताब में, किसी भी गाइड में ये लाइन नहीं थी। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, तो ये किताब बेहद उपयोगी है। और आप एमए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या आपके पास 1 साल का समय है, तो आपको, मुझे लगता है कि ये किताब पढ़नी चाहिए। कमी इसकी ये है कि आपको थोड़े फैक्ट कम मिलेंगे, ठीक है। फैक्ट कम मिलेंगे तो आप एडजस्ट आपको करना है, आपको निश्चित करना है कि मुझे ये पढ़नी नहीं है। मैंने उसकी खूबी बता दी, मैंने इसकी विशेषता बता दी, और इसको आप कैसे पढ़ सकते हो वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ के दूसरी बार आप जब पढ़ो तो मुख्य बिंदु इसमें से आप या तो लिख लो, या फिर इसके अंदर मार्क कर लो, और उसको ही फिर बार बार पढ़ो। जो चीज़ नहीं याद हुई उसको मार्क करके अच्छे से उसको पढ़ो। तो मुझे लगता है कि ये किताब बेहद उपयोगी हो सकती है, और आरपीसी पूरा पैटर्न ही इसके आधार पर तैयार करती है। ऐसा कहूँ कि पूरा पेपर ही इस किताब में से सेट होता है, तो ये बात गलत नहीं है। आपके सामने प्रमाण है, ये लाइन प्रमाण है, और ये प्रूफ प्रमाण है, ठीक है। तो इसके अलावा एक किताब मुझे और सबसे उपयोगी लगी है, वो है उपिंदर सिंह की। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा विशेषता जब समय मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और ये किताब आप पढ़ सकते हो। अगर आप में हिम्मत है, कुछ करने का जज्बा है, तो आप ये किताब पढ़ सकते हो। और थोड़ा समय चाहिए, है ना। 1-2 दिन या 3 महीने 4 महीने में सिलेक्शन वाले लोग इस किताब को मत लेना, ना ही आपके लिए काम आएगी, और आप इसमें उलझे रह जाओगे, ठीक है। आपके पास समय है तो आप अच्छे से इसको पढ़ो, ठीक है। धन्यवाद।